तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि आज हम एक न्यू चैप्टर का बेटा शुभ आरंभ करने वाले हैं। क्लास 10th की मैथ का न्यू चैप्टर बेटा तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है हमारा? दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि आप लोग जो ये चैप्टर है ये 9th क्लास में पढ़ के आए हुए होते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बेटा जो आप 9th क्लास अभी करके आए हैं उसमें आपने चैप्टर 1 पढ़ा होता है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, पर अब 10th क्लास में आपको क्या पढ़ना है बेटा? आपको 10th क्लास में क्या पढ़ना है? अब आपको 10th क्लास में पढ़ना है दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। अब युग्म मतलब दो, इसमें दो समीकरणें दी होंगी। इतना आ गया समझ में? एक बार मैं जो चैप्टर का नाम है उसको मैं पूरा वर्ड टू वर्ड आपको समझा देता हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एक तो ये थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है और ये मोस्ट चैप्टर है। इसमें से बेटा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से इसमें से क्वेश्चन आया हो। ठीक है, हर बार बेटा इस चैप्टर में से क्वेश्चन एक ना एक आता ही है। डिक्टो आपके प्रश्न पत्र में दिखेगा, आप देख लेना। आपका जब बोर्ड एग्जाम में होगा, आपके हाफ ईयरली भी होंगे, हाफ ईयरली में भी ये चैप्टर के क्वेश्चन आने वाले हैं। बेटा आप देख लेना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर को सभी बच्चे पढ़ें। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ें। पूरा वीडियो आप देखेंगे। आज मैं वीडियो, इस जो फर्स्ट वीडियो है आज, है ना, जो इसका मैं पूरे चैप्टर का परिचय बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ अभी हालांकि हम उदाहरण भी करेंगे। अगर बेटा इसका परिचय आपने समझ लिया ना तो चैप्टर आप चुटकियों में कर लोगे। मैंने क्या बोला? अगर इस चैप्टर को आपने ओवरव्यू देख लिया, आपने पूरा परिचय देख लिया तो बेटा इस चैप्टर को आप आसानी से कर ले जाएंगे। वरना बहुत बच्चों को ये बोरिंग लगता है, इसमें बहुत बच्चों को बोरिंग लगता है। ठीक है, क्यों लगता है वो सब आगे बताऊंगा। ठीक है, पर ये वाली क्लास को आपको देखना सबको मस्ट है, सबको देखना मस्ट है भाई। यदि आपने ये वाली क्लास नहीं देखी और आपने आगे की क्लास में इंटर कर गए तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका सर्च करा जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से जो भी बातें मैं बोल रहा हूं और जो चीज मैं लिखवा रहा हूं ध्यान से देखना उसे। ठीक है, ठीक है क्या? चले आगे चले। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे, जिससे कि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। अब इस चैप्टर को हम लॉजिकली तरीके से करेंगे, कोई बोरिंग नहीं चैप्टर है, इसको हम लॉजिकली तरीके से करने वाले हैं। अब इधर सुनो, ये चैप्टर है हमारा अध्याय 3 है। ठीक है, अध्याय 3 है। आज हम इसका शुभारंभ करने वाले हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर जाकर इस पर सब देख सकते हैं। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है सिस्टमेटिक, हमने जो भी चैप्टर्स है, जो भी हमारे लेक्चर वगैरह हमने सिस्टमेटिक उसमें लगा रखे हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है, दो चर वाली, दो चर जो चर जानते क्या होता है? जो पिछला चैप्टर अभी करवाया बहुपद के फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, ये हमने सारी चीजें बताई थी। तो जिस भी बच्चे को चर डीपली तरीके से समझना है तो हमारा वो वाला वीडियो जरूर देख ले, बहुपद का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, चर हमारे क्या होता है? जो भी एबीसीडी होती है हमारी, जो भी एबीसीडी होती है वो सब क्या होती है? चर होती है। ठीक है, ज्यादातर आपका यूज क्या होने वाला बेटा? एक्स और बाय। मैंने क्या बोला? ज्यादातर चर क्या यूज होने वाला है? एक्स और बाय। ठीक है, अब इसने बोला दो चर, तो एक चर तो ये है। ठीक है, एक चर ये है, एक चर ये है, तो कितने हो गए? दो। एक और एक कितने चर हो गए? दो चर हो गए। इसलिए ये क्या बोला? दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब बेटा रेखिक क्या होता है? बिल्कुल हम डेप्थ में जाकर इसको समझेंगे, जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये चैप्टर इतना बोरिंग ना लगे। बोरिंग बच्चों को क्यों लगता है? जब उसके हम डेप्थ में कंसेप्ट नहीं समझे रहते हैं। तो मेन चीज तो बेटा कंसेप्ट होता है ना। यदि आप लोग कंसेप्ट ही नहीं समझेंगे, उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर चल क्या रहा है, तो आप कैसे समझ पाएंगे चैप्टर को? तो किसी भी चैप्टर को समझने के लिए उसकी पहली क्लास
जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि आपने ये पहले वाला लेक्चर देख लेना तो बेटा आप सारे लेक्चर्स को इजीली तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि पहला लेक्चर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सारी जितनी भी चैप्टर में शब्दावली होती है, टर्मिनोलॉजी जो हमारी होती है कठिन से कठिन, सब फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। आप सुनो वाले रेखिक समीकरण, देखो क्या बोला, दो चर समझिए ना। चर मतलब क्या होता है, जो भी हमारी एबीसीडी होती है, अब इसने बोला दो चर होना चाहिए कोई भी, तो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, दो चर हो गए, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या बोले, रेखिक, रेखिक क्या बोला बेटा, रेखिक, ठीक है। रेखिक मतलब क्या होता है, जो चर होते हैं हमारे, चर होते हैं, चर होते हैं, चर हमारे क्या होता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। चर हमारे क्या होता है, एक्स वाई ए बी, और भी हो सकते हैं कुछ भी, पी क्यू कुछ भी हो सकता है, ये हमारे क्या है, चर, ठीक है। यदि इस पर बेटा इसकी घात 1 हो, यदि इसकी घात 1 हो, यदि इसकी घात 1 हो, यदि इसकी घात 1 हो, ठीक है। यदि चर पर घात 1 हो, यदि चर की घात 1 हो तो उसको बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेखिक। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, जो हमारे चर होते हैं, चर पर अगर घात 1 हो, चर पर ए बी सी डी ये सब हमारे क्या है, एक्स वाई जेड, ये क्या है, चर है। यदि इस पर घात 1 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेखिक बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम रेखिक बोलते हैं। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया क्या, थम्स अप कर दो सभी कमेंट में, थम्स अप करो बेटा। बिल्कुल मस्त तरीके से चुटकियों में सिखाने वाला हूं इस चैप्टर को, मस्त तरीके से इजीली आपके दिमाग में घुसा दूंगा। 100% आपको मैं क्लास में तैयार करवा दूंगा, बस आपको क्लास को पूरा वॉच करना है। आप क्लास को जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। सुनो, रेखिक का मतलब समझ गए, रेखिक का मतलब चरों की घात 1 हो उसको हम बोलेंगे रेखिक। यदि चरों की घात 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेखिक बोलेंगे। अब बात आती है, अच्छा दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है ना हमारे चैप्टर का नाम, युग्म, ठीक है। युग्म, युग्म मतलब क्या होता है, अभी ये भी बताऊंगा कि समीकरण क्या होता है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा कोई भी चीज है, जैसे कि आप चप्पल लेने जाते हैं तो चप्पल कैसे होता है, युग्म में होता है। युग्म मतलब एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी चप्पल कितनी होती है, दो होती है ना, दो होती है, ठीक है। इसी तरह युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा क्या होता है, जोड़ा, ठीक है। लड़का लड़की पहले अलग होते हैं, फिर शादी हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, युग्म बन जाते हैं, जोड़ा बन जाते हैं। इतना आ गया समझ में, आ गया, सबके समझ में आ गया। देखो हमने चर भी समझ लिया क्या होता है, दो चर है तो दो चर हमने लिख लिया। रेखिक क्या होता है, यदि चर की घात 1 हो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेखिक कहते हैं। अब युग्म क्या होता है, यदि जोड़े में हो तो उसको हम युग्म कहते हैं। अब बात आती है समीकरण क्या होता है, समीकरण। अच्छा बच्चों का एक कंफ्यूजन क्या है, बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, बहुपद, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, समीकरण में अंतर। देखो बच्चों का कंफ्यूजन है, बहुपद, अभी हम चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं ना, अभी जो हम चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं कौन सा, बहुपद था। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, मैंने क्या बोला, बच्चे क्या पूछते हैं कि सर बहुपद, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है। तो सुनो सुनो सुनो, जैसे कि कोई ये इक्वेशन लिखिए 2x², ठीक है, क्या लिखे, 2x² प्लस 3x माइनस 4, ठीक है, ये लिखिए 2x² प्लस 3x माइनस 4, और एक ये लिखिए यही 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर में 0, बराबर में 0। आप सुनो, आप सुनो बेटा कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, मैंने क्या बोला, आप सुनो कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, ठीक है। पूरा डेप्थ में जाकर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। सुनो बहुपद क्या होता है, देखो 2x² प्लस 3x माइनस 4, इसमें और इसमें कुछ आपको अंतर दिख रहा है, इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है। देखो जो मैंने ये लिखा है, जितना मैंने ये लिखा है उतना ही मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, पर बेटा एक चीज दिख रही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पर देखो, सॉरी इसके पीछे ना, और इसके पीछे आप देख रहे हैं बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेटा बहुपद वो होता है जिसके पीछे, जिसके पीछे बेटा कुछ होता नहीं है, मतलब बराबर लगा के उसके पीछे कुछ नहीं होता है, बराबर में उसके कुछ नहीं होता। हमने बहुपद में इतने सारे एग्जांपल देखे थे, क्या उसके लास्ट में बराबर लगा के कुछ संख्या थी, नहीं थी।
पर समीकरण क्या होता है? समीकरण बेटा बहुपद के पीछे बराबर लगा के कोई भी संख्या हो, यदि उसमें बराबर लग गया ना तो समझ लो समीकरण है। देखो चाहे इसके पीछे हम 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 2 लिख दें, तो ये क्या हो गया बेटा? समीकरण हो गया। क्यों समीकरण हो गया? क्योंकि बराबर आ गया। बराबर के बाद संख्या भी है। जहां पर बेटा बराबर का चिन्ह आ जाए, बहुपद के बाद बराबर का चिन्ह आ जाए और कोई संख्या आ जाए, उसको हम बोलेंगे क्या? समीकरण। क्या बोलेंगे? समीकरण। और कोई भी हमारा कोई भी बेटा बहुपद तो आप जानते हैं चर और अचर से मिलकर बना होता है। सभी बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर होते हैं। पर कुछ कुछ नहीं होते हैं, कुछ कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उसके लिए आपको हमारा बहुपद का फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, डेप्थ में कंसेप्ट समझाया उसमें भी। ठीक है, बहुपद आप सभी को पता क्या होता है। अब हमने समीकरण क्या बताया कि यदि बहुपद के लास्ट में, बहुपद के बाद अगर बराबर लिख के कोई संख्या लग जाए, बराबर आ जाए और कोई संख्या आ जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? समीकरण। समीकरण। तो कोई भी पूछे कि बहुपद क्या होता है और बेटा समीकरण क्या होता है, इन दोनों में अंतर, तो फटाफट बता देना, फटाफट, सीधी सी बात। जैसे ही कोई पूछे कि समीकरण क्या होता है, तो कह देना बहुपद के बाद बराबर लगा के कोई भी संख्या आ जाए उसको हम समीकरण कहते हैं। जहां भी बराबर बराबर का चिन्ह मिल जाए उसको हम समीकरण कहते हैं। इतना आ गया समझ में? आ गया बेटा इतना समझ में? आगे चले, अब हम आगे चले। चलो, ये चीज आप 9th क्लास में पढ़ते हुए आते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे, हमारे महान बच्चे, वो भूल जाते हैं, उनको भूलने की आदत है। अच्छा तुम में से बताओ, जितने बच्चे मेरी वीडियो को वॉच करें, किस किस को भूलने की आदत है? कौन कौन भूल जाता है? बताओ। जो जो बच्चा भूल जाता है ना, वो मुझे एक बार कमेंट में लिख दो कि सर मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं होता। तो बेटा याद करने की एक ऐसी ट्रिक आप सभी को बताऊंगा ना, जो मैं भी फॉलो करता हूँ। मैं भी फॉलो करता हूँ, वो सच बता रहा हूँ बेटा, वो 100% आप पर लागू होगी, 100% आप पर लागू होने वाली है। ठीक है, उसकी मैं अलग से वीडियो दूंगा। यदि आप मुझे कमेंट में कहेंगे सर हाँ मुझे याद नहीं होता, खासकर मैथ, साइंस, ये चीजें मुझे याद नहीं होती है, मैं क्वेश्चन नहीं बना पाता हूं, क्या करूं, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, यदि आप लोग मुझे कमेंट में कहेंगे। ठीक है, यदि आप कहेंगे तभी बनाऊंगा, मैं ऐसे नहीं बनाने वाला। इतना आ गया। अब सुनो बेटा, अब थोड़ा हम 9th क्लास का पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा क्लास 9th का पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अब हम क्लास 9th का पढ़ लेते हैं। देखो क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इधर सुनो, मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं। देखो कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x प्लस 5y स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करो, प्लस 4y बरा माइनस जेड बराबर 0। मेरे साथ साथ नोट करो, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 9 बराबर 0, 5 x बराबर y। ठीक है, 6 4x स्क्वायर प्लस 7, अच्छा p है ना, p स्क्वायर प्लस 7q की पावर क्यूब बराबर 8। अच्छा इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये मैंने आपके सामने कुछ इक्वेशन से लिखी है। इक्वेशन क्यों है ये समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें बराबर आ गया, सब में बराबर आ रहा है, तो ये क्या है बेटा? ये समीकरण है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें चर कितने हैं। अब हम देखते हैं इन सभी में चर कितने हैं, क्या देखने वाले हैं? अब हम इन सब में चर देखने वाले हैं। अच्छा मुझे इसमें बताओ कि कितने चर है, कितने चर है मुझे बताओ। देखो 1 और 2, कितने चर है? 2 चर है, 1 और 2। एक ये चर है बेटा, एक ये चर, तो इसमें कितने चर है? 2 चर है, 2 चर है। कितने चर है बच्चों? 1 और 2, ये कितने चर है? 2 चर होंगे। ठीक है, 2 चर, ये बेटा 2 चर वाला। अब सुनो, 2 चर वाला क्या है बेटा? अब इसमें घात देखो, घात हाईएस्ट घात किसकी है? हाईएस्ट घात कितनी है बेटा? 2 है। इसकी घात 1 है, इसकी घात कितनी है? 2 है। तो हम लोग हाईएस्ट घात को मानते हैं, हम लोग हाईएस्ट घात को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विघात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये है या नहीं बताओ? द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट घात कितनी है इसमें बेटा? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें? 2 है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको? द्विघात
समीकरण है। दो चर वाला द्विघात समीकरण है। दो चर हैं देखो, एक और दो, दो चर हैं और द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये लिख लिया। अब इसके बारे में लिखे, इसमें कितने भाई चर है, 1 2 3, इसमें कितने, 3 4, कितने बेटा इसमें 3 चर हैं। अच्छा इसमें घात कितनी है, घात कितनी है, घात तो सब में एक है, घात इसमें सब में एक है। तो ये मैंने क्या बोला था, अब मुझे याद दिलवाओ, मैंने बोला था यदि चर की घात एक होगी तो उसको क्या कहते हैं, अभी बताया था बेटा, फटाफट जल्दी मुझे लगाओ, बताओ जल्दी बताओ, मुझे कमेंट में सभी बताओ। अभी मैंने क्या बताया था, जिस चर की घात यदि एक है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुझे जल्दी बताओ भाई, क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं बताओ, उसे क्या कहते हैं, याद आया, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण, जिस समीकरण में चरों के ऊपर घात एक है उसको रेखिक समीकरण कहते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा इसमें देखो 1, अच्छा इसके तो 3 थे ना, अच्छा अब इसमें चर कितना है, 1 2, 2 चर है, तो यानी कि 2 चर लिख दिया। दो चर वाला ये हमारा क्या है, दो चर वाला। अच्छा इसमें घात देखो, इसमें भी घात कितनी है, 1 है। दो चर वाला रेखिक समीकरण। दो चर वाला क्या है ये, दो चर वाला रेखिक समीकरण है बेटा। ये नाइन्थ का थोड़ा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जो पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम पुराने को कनेक्ट करेंगे नए से तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी की पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें सभी लोग बच्चे कोऑपरेट करेंगे, अपनी अपनी पुरानी यादें को ताजा करने के लिए। इतना आ गया समझ में। अच्छा इसका लिख के दिखाओ मुझे, क्या है, इसका लिख के दिखाओ मुझे सभी बच्चे। इसमें बेटा चर कितना है, एक है, चर कितना है, एक है, तो लिख लेंगे हम एक चर वाला कितना है बेटा, 3 घात है इसमें कितनी है, 3 घात है। 3 घात वाले को क्या कहते हैं बताओ मुझे, 3 घात वाले को क्या कहेंगे, त्रिघात समीकरण। अपने 9th क्लास में तो खूब पढ़े ये त्रिघात समीकरण। अच्छा अब इधर देखो, इसमें कितने चर हैं, 1 2, दो चर वाला घात कितनी है, 1 1 1 ही है। तो क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण। क्या हो जाएगा रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। अच्छा और देखो इसमें देखो कितने चर हैं, 1 2। देखो यहाँ पर P और Q के रूप में चर दे दिया, यहाँ पर बेटा P और Q के रूप में चर दे दिया। तभी मैं कह रहा हूं कि चर हमारा कुछ भी हो सकता है, ऐसे लेकर जेड तक, ठीक है। इसमें कितने चर है, 1 2, तो लिख लेंगे दो चर वाला हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो त्रिघात समीकरण। इतना आ गया समझ में, ये त्रिघात समीकरण। तो ये हमने समीकरण के बारे में टोटली लिख लिया, समीकरण के बारे में बेटा क्या किया हमने, अब लिख दिया। अच्छा एक चीज अब आसान कर दो आपके लिए, एक चीज आसान कर दो, बताओ आसान कर दो। सुनो हमें पढ़ना क्या है, सेकंड वाला क्या है, लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। हमें पढ़ना क्या है, ये पढ़ना क्या है, रेखिक समीकरण। जो आपका ये पहला वाला है द्विघात समीकरण, ये हमको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। त्रिघात समीकरण नहीं पढ़ना है, ये जो त्रिघात समीकरण है ये हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है रेखिक समीकरण। क्या पढ़ना है, रेखिक समीकरण। इतना आ गया समझ में, सभी नोट करो। सॉरी बेटा, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रेखिक समीकरण, ठीक है। नोट करो इसे, फटाफट नोट करो इसे। हमें तो सिर्फ इस चैप्टर में रेखिक समीकरण पढ़ना है, इतना पता चल गया होगा हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, रेखिक समीकरण, ठीक है, रेखिक समीकरण। अब हम चैप्टर का ओवरव्यू देखने वाले हैं, ये तो हमने 9th की कुछ पुरानी यादों को ताजा किया था, ठीक है, 9th क्लास की कुछ पुरानी यादों को ताजा किया था। अब हम 10th क्लास में इंटर करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। इतना आ गया समझ में बच्चों कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, ये देख लो आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं हम ओवरव्यू, क्या वो देखने वाले हैं,
चैप्टर ओवरव्यू। ठीक है, चैप्टर ओवरव्यू, चैप्टर ओवरव्यू। अब बेटा, आपका पूरा चैप्टर मैं सिर्फ कुछ शब्दों में ही समराइज कर दूंगा। मैंने क्या बोला, जो पूरा इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी बड़ी इतनी इतनी प्रश्नावली है, 5-6 प्रश्नावली है, मैं आपको चंद शब्दों में इसको समराइज कर दूंगा और आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आप पूरी प्रश्नावली के बारे में इस मेरे फर्स्ट लेक्चर से बता सकते हैं, सारी प्रश्नावली पूरे चैप्टर के बारे में सिर्फ इस चार्ट से बता सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ, लिखो बेटा, मेरा साथ साथ लिखेंगे सब, मेरे साथ साथ। चैप्टर व्यू में हमें क्या पढ़ना है बेटा, दो चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी। हमें इसमें क्या पढ़ना है बेटे, हमें सिर्फ जो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, हमें उनको सिर्फ हल करने की विधि ज्ञात करना। मैंने क्या बोला, हमें सिर्फ हल करने की विधि ज्ञात करना है। इतना आ गया समझ में, हल करने की विधि को हमें सिर्फ ज्ञात करना है। अब इसमें भी बेटा हम 2 विधियां पढ़ेंगे, हल करने में भी हम कितनी विधियां पढ़ेंगे, 2 विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी, एक पढ़े हम ग्राफीय विधि, एक ग्राफीय विधि पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे हम बीजगणितीय विधि। 2 विधि हम पढ़ने वाले हैं, एक है ग्राफीय विधि और एक है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में भी हम 3 विधियां पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बेटा प्रतिस्थापन, मेरे साथ साथ नोट करो, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक पढ़ेंगे विलोपन विधि। पूरा चैप्टर इस चार्ट से बेटा, आपका पूरा चैप्टर इस चार्ट से समराइज कर दूंगा। यदि आपको इस चार्ट आ गया ना तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा ना। वज्र गुणनखंड विधि, देखो क्या है, जो हमें रेखिक समीकरण युग्म हमारे हैं, रेखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाले हैं, तो उसमें हल करने की विधियां 2 प्रकार की हैं बेटा, 2 प्रकार की हैं। एक है हमारी रेखिक ग्राफीय विधि, दूसरी है बीजगणितीय विधि। कि बीजगणितीय विधि में भी 3 विधियां हैं, एक है हमारी प्रतिस्थापन, दूसरी है हमारी विलोपन, तीसरी हमारी वज्र गुणनखंड विधि। समझ लो, इतना समझ लो पहले। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, बताओ इतना आ गया क्या समझ में। चैप्टर ओवरव्यू में क्या है, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि द्वारा हम 2 चर वाले रेखिक समीकरण को युग्म को हम सोल्व करते हैं। ठीक, अब ग्राफीय विधि सुनो, जो आपकी ग्राफीय विधि दिख रही है ना, जो आपकी ग्राफीय विधि बढ़ रही है, ये हमको प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 में पढ़नी है। मैंने क्या बोला, प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 में हमें कौन सी विधि पढ़नी है, बच्चों, ग्राफीय विधि पढ़नी है। कौन सी विधि पढ़नी है, ग्राफीय विधि। और अब बात आती है प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 में हम ये पढ़ेंगे, कौन सी है, ये प्रतिस्थापन विधि। बीजगणितीय विधि में सबसे पहली प्रतिस्थापन विधि को हम 3.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर जो दूसरी है विलोपन विधि, इसको बेटा 3.4 में पढ़ेंगे। फिर 5, ये है जो प्रश्नावली हमारी 5वीं होगी, 3.5 वाली, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। इतना आ गया समझ में। एक प्रश्नावली और बची है 3.6, एक प्रश्नावली और बची है हमारी 3.6। उसको देखो क्या बेटा, उसको हम कैसे
लिखेंगे उसको क्या होगा बेटा, उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। ठीक है, पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म नहीं दिए होंगे, ठीक है, उसको हमें बदलना होगा। मैंने क्या बोला, रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए नहीं होंगे, पर जितनी ये है ना, जितनी ये बेटा है, जितनी ये प्रश्नावली है, इसमें तो हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण हमें दिए होंगे, युग्म दिए होंगे, पर इसमें नहीं दिए होंगे, इसमें हमें बनाना होगा। ठीक है, इसमें हमें बनाना होगा, तो लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या बोला, क्या बोला मैंने बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है, क्या करेंगे हम, दो जो भी हमारे समीकरण युग्म होंगे, समीकरण युग्म बदले जा सकने वाले समीकरण, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है, कोई भी जैसे हमें दे रखा होगा समीकरण 1.x + 1.y = 1/4 दे रखा है, तो इसको हम समीकरण युग्म में, दो चर वाले समीकरण युग्म में कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, वो हम इस प्रश्नावली में सीखने वाले हैं। इतना आ गया समझ में क्या, वो हम इस प्रश्नावली में सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो बेटा, हम लोग कौन कौन सी प्रश्नावली में कौन कौन से विधि को यूज करेंगे, ये मैंने पूरे इस चैप्टर के मदद से आप सभी को बता दिया, मैंने इस चैप्टर के मदद से आप सभी को बता दिया है। भाई हम लोग इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ने वाले, बस यही पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का मतलब यहाँ पर यह है कि बेटा x और y का मान सिर्फ हमें निकालना है। ठीक है, एक बार x का मान निकालना है, फिर y का मान निकालना है, बस यही करना है मेरे इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करना। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत मजा वाले हैं। मैं आपको फील करवा दूंगा कि आप हाँ मैथ वाले हैं, हाँ मैथ वाले हैं, हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। समझ में आ गया क्या? ठीक है, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां सीखनी है। सिर्फ हल करने की विधियां दो प्रकार की होती है, ग्राफी विधि, एक बीजगणितीय विधि। ग्राफी विधि में प्रश्नावली 3.1 और 3.2 पढ़ेंगे। आपको पता चल गया सारी प्रश्नावली के बारे में, तो यही पता चल गया आपको, बस अब सारी प्रश्नावली हल सिंपल है। आपको ये तो पता चलेगा ना प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में कौन सी विधि लगेगी, ग्राफी विधि लगेगी। ग्राफी विधि और बीजगणितीय विधि तीन प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बज्रगुणनखंड विधि। तो बेटा जो हमारी प्रश्नावली 3.3 है उसमें प्रतिस्थापन विधि, और 3.4 है उसमें विलोपन विधि, और 3.5 है उसमें 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 बज्रगुणनखंड विधि। ठीक है, एक प्रश्नावली ये है 3.6, उसमें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण को बदलना होगा। अब सुनो बेटा, अब सुनो 3.1, 3.6 और 3.5। ठीक है, 3.1, 3.5 और 3.6 ये बेटा कुछ राज्यों में नहीं है। मैंने क्या बोला, ये कुछ राज्यों में नहीं है। 3.1, 3.5 और 3.6 ये कुछ राज्यों में नहीं है, पर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने इनको छोड़ दिया ना, तो ये बची हुई 3.3, 3.4, 3.2 नहीं आएगी। सुनो क्यों नहीं आएगी, सुनो, हमें पता है प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.1 दोनों में ग्राफीय विधि यूज होने वाली है। मैंने क्या बोला बेटा कि प्रश्नावली 3.2 और 3.1 में दोनों में ग्राफीय विधि यूज होने वाली है। तो क्यों ना बोर्ड वाले ऐसा ना कर दें कि प्रश्नावली 3.1 के सवाल उठाकर आपको एग्जाम में दे दें, क्योंकि वो भी भाई ग्राफीय विधि से ही सोल्व हो रहे हैं ना, है? और वो तो कहेंगे भाई हमने तो आपको सिखाया था कि 3.2 में तो ग्राफीय विधि है, आपको सीखना चाहिए था। इसीलिए बेटा आपको प्रश्नावली 3.1 सीखना पड़ेगा, क्योंकि 3.2 तो है ना हमारे सिलेबस में, और उसमें कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि है, और ग्राफीय विधि फर्स्ट वाले में भी है। तो क्यों ना बेटा ऐसे भी तो वो चाल चल सकते हैं कि पहली वाली प्रश्नावली में से कोई क्वेश्चन उठा के आपको एग्जाम में दे दें। हो सकता है ना, हो सकता है, बोर्ड वाले चाल खेल सकते हैं। तो आपको 3.1 और 3.2 पूरी पढ़नी पड़ी। ठीक है, बहुत आसान है, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पे विश्वास रखिए, बस मैं पढ़ाऊंगा, बहुत इजी तरीके से ग्राफ बनाना सारे सिखा दूंगा। ठीक है, अब 3.5 क्यों ये पढ़नी जरूरी है, 3.5 क्यों पढ़नी जरूरी है बेटा, ये तीन आप विधियां देख रहे हैं ना, तीन विधियां सबके क्वेश्चन सेम होंगे, सबके क्वेश्चन सेम होंगे।
सबके क्वेश्चन कोई भी, यदि आपको युग्म दे दिया जाए, यदि आपको कोई भी युग्म दे दिया जाए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 या 2x प्लस 3y बराबर 4, ये हमारा क्या है, ये बेटा है हमारा दो चर वाला। देखो एक और दो, एक और दो, दो चर है, दो चर वाले और सबकी पावर कितनी है 1 है, तो रेखिक है। दो चर वाले रेखिक समीकरण है। देखो समीकरण क्यों है, बराबर आ गया। अब युग्म क्यों है, क्योंकि बेटा ये दो है, एक और दो, ये दो है इसलिए क्या है युग्म है। तो ये हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, अब ये बेटा दोनों क्वेश्चन तीनों विधियों से हल हो सकते हैं, समझे। ये दोनों क्वेश्चन मतलब ये दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म, ये तीनों विधियों से सोल्व होगा और एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। अब बोर्ड वाले बेटा क्यों ना ये चाल चल दे कि इस वाले का क्वेश्चन उठा के दे दे और बोल दे कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करो, तो बेटा आप फंस जाएंगे ना, आप फंस जाएंगे। इसीलिए बेटा हम इसको भी सीखेंगे, इसलिए हम इसको भी सीखेंगे। इतना आ गया समझ, इतना आ गया समझ, और इसको भी हम पढ़ लेंगे, इतना कुछ इसमें खास नहीं है। इतना आ गया समझ में, आगे के चलो अब पढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कुछ बेटा हाइपोथेटिकल। मैं आपको एक उदाहरण करवा देता हूँ। ठीक है, पहले तो हम ग्राफी विधि पढ़ने वाले हैं, 3.1 का सवाल है ना, पर अभी मैं थोड़ा कुछ उदाहरण करवा रहा हूँ। यदि आप उदाहरण कर लेते हैं ना, यदि आप उदाहरण कर लेते हैं ना, तो क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। और कभी कभी बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जाम को जो भी पेपर सेट करने वाले होते हैं वो लोग, जो कि बोर्ड के जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो आपका क्वेश्चन ना देकर वो आपको उदाहरण दे देते हैं। बेटा जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने देखा था एक उदाहरण मेरा आ रखा था 5 नंबर का, 5 नंबर का एक उदाहरण आ रखा था, और उदाहरण आपने सीख लिया तो मजा आ जाएगा। इसलिए मैं सबसे ज्यादा आपको उदाहरण और करवाता हूँ। उदाहरण का तो मैं छोड़ता नहीं, उदाहरण आपको करना मस्ट है बेटा, उदाहरण मत भूल जाना कभी भी। भले कि आप एक आधा क्वेश्चन छोड़ दो पर उदाहरण मत छोड़ना, आप उदाहरण मत छोड़ना। यदि आप पे कोई भी उदाहरण होता नहीं है तो मुझे कमेंट कर दो, मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, मुझे कमेंट कर दो। इतना आ गया समझ में, तो मैं सारे उदाहरण आपको करवा दूंगा। वैसे ही मैं आपको उदाहरण करवाता हूँ, एक आधा आपको होमवर्क में भी दे देता हूँ। खुद से भी तो करना जरूरी है, यदि आप खुद से नहीं करेंगे तो मेरे करवाने से क्या फायदा है। ऐसे मैं करवा दूंगा तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, जब तक खुद से नहीं करेंगे जब तक मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण देख लेते हैं, ग्राफी वाला है ना उदाहरण। एक बेटा हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस y इक्वल टू 6। देखो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, मैं तुम्हें इस इक्वेशन से ही, इस उदाहरण से ही पूरे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे, अगला क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। चलो अब देखो आप लोगों को करना क्या, आपको कहीं भी इक्वेशन दिख जाए ऐसी, आपको बेटा कहीं भी इक्वेशन दिख जाए तो आपको करना क्या होता है, आपको x और y के वैल्यू निकाल लेने होते हैं। मैंने क्या बोला, x और y के वैल्यू निकाल लेने होते हैं और कुछ में बिंदु प्राप्त कर लेने होते हैं। सुनो अभी करता हूं मैं, सुनो क्या है बेटा, मैंने क्या बोला, x का मान पहले मान लेता हूं मैं, x बराबर मैंने 0 मान लिया। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, x बराबर 1 भी मान सकते हैं, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 5, जो अपनी मर्जी हो वो मान लो। मैं x बराबर 0 क्यों मान रहा हूं, यहाँ पे क्यों मान रहा हूं मैं x बराबर 0, और आपको भी x बराबर 0 मान लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। भाई मैं तो आपको वो चीज बताऊंगा ना जो आपको आसान पड़ जाए। क्यों मैं यहाँ पर x की पावर 99 रख दूं, फिर बोर्ड तक वो ग्राफ भी नहीं आएगा, बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं तो वो रखूंगा ना जो आपके लिए कैलकुलेशन भी सरल पड़ जाए, हैं आप कम समय में अच्छा काम कर पाए। ठीक है, स्मार्ट वर्क करेंगे ना, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। x बराबर 0 रख देते हैं तो 2x के बराबर पे क्या रख देते हैं 0 माइनस y इक्वल टू 6। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 0 पे करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर y बराबर -6 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। इतना समझो, y बराबर हमारा क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार हमने x की वैल्यू 0 रख ली, एक बार हमने क्या किया x की वैल्यू 0 रख ली, x की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो, अब बेटा हमें बिंदु प्राप्त करने, मैंने क्या बोला, अब बिंदु प्राप्त करेंगे। बिंदु देखो कौन कौन से हैं, x की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई -6, तो यही हमारे क्या होगा बिंदु। बिंदु मतलब x और वैल्यू को, x और y की वैल्यू को एक एक साथ लिखना, एक एक साथ लिखना, उसको हम क्या कहते हैं बिंदु। ये हमने प्राप्त कर लिए। अब बेटा हम y की वैल्यू को हम 0 मान ले, यदि हम y की वैल्यू को 0 मान ले तो क्या हो जाएगा 2x -0
ठीक है, बराबर 6, बराबर 6। तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर ये बेटा इसके नीचे पहुंच जाएगा। मैंने क्या बोला था, ये गुणे में होता है, वो भाग में चला जाता है। 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेटा हमें बिंदु क्या प्राप्त होंगे, बिंदु हमें क्या प्राप्त होंगे 0 नहीं, पहले x का लिखते हैं ना बिंदु, पहले x का लिखते हैं। x का कितना है 3 और फिर क्या है y का 0। तो हमें बिंदु क्या प्राप्त हुए, एक तो ये बिंदु प्राप्त हुआ, एक ये बिंदु प्राप्त हुआ। इतना आ गया समझ में। आप सुनो, आप बेटा हम बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं ग्राफ, बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या बेटा y एक्सिस। क्या है ये हमारा, ये हमारा है y एक्सिस। हमें कितने तक करना है -6 तक, -6 x और y, -6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हमने अपनी नंबर लिख दिया इस बेटा ग्राफ पर। इतना आगे समझिए, आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। आप सुनो, अब पहला पॉइंट हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। पहला पॉइंट क्या है 0 और -6। 0 क्या है बेटा, 0 किसकी वैल्यू है, 0 x है, x पर 0 ढूंढना है और y पर हमें -6 ढूंढना है। x पर 0 कहाँ है बेटा, जो ये पॉइंट होता है ये क्या होता है 0 होता है, ये क्या होता है 0 होता है, ये तुम्हारा 0 है। अब y पर 6 ढूंढना है, -6। 1 2 3 4 5 6, तो -6 कहाँ, यहाँ पर है। कहाँ पर, ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर पॉइंट कितना बन रहा है 0 और -6, ये तो हमारे बिंदु बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ। आप ढूंढेंगे बेटा 3 और 0, 3 x पर 0 ढूंढेंगे और y को 0 पर ढूंढेंगे। ठीक है, y पर क्या ढूंढेंगे 0, तो y और x का दोनों 0 यहाँ होता है, दोनों 0 यहाँ होता है। और x का 3 प्लस का 3, तो x ये रहा, प्लस का 3 है, तो 1 2 3, प्लस का 3 कहाँ पे है बेटा, यहाँ पर है। प्लस का 3 कितना यहाँ पर है। अब जो ये दोनों पॉइंट प्राप्त हुए, दोनों पॉइंट प्राप्त हुए, इसको हम दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे इनको, हम इनको दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दे, चलो मेरे साथ साथ जोड़ सभी। वो अबे यार ये तो तिरछी हो गई ना। चलो इसको हम, आप लोग स्केल से करना, आप लोग स्केल से करना, मेरा थोड़ा बेटा वेरिएशन तो हो ही सकता है ना। ठीक है, ये जा रहा है हमारा, ये क्या हुआ, हमने ये तीर से बेटा कटा दिया, ये हमने तीर से कटा दिया, पीछे भी लिया हो जाए, ये इसके हमने तीर घुसा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉइंट कौन सा बना था, यहाँ पर कितना पॉइंट होना 3 और 0 पॉइंट होना, 3x पर 0 y पर, ये हमारा क्या बना पॉइंट बना। ये दोनों हमने बिंदु इस पे दर्शा दिए। और बेटा जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, यही बेटा हमारी समीकरण को दर्शाती है। कौन सी, 2x - y बराबर 6, यही हमारी समीकरण को दर्शाती है। ये लोग आप 9th क्लास में करके दिया है। तो बेटा इस प्रकार से ये हमारा जो हाइपोथेटिकल एक उदाहरण है, ये पूरा सोल्व हो गया। हो गया है नहीं, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। एक बार दोबारा समझा दूं, क्या बताऊं बेटा, ये समीकरण थी, हमने इसमें x का मान 0 लिख दिया, तो हमारा y का मान क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है, हमारे बिंदु क्या प्राप्त हुए 0 और -6। फिर हमने y का मान 0 रख लिया, x का मान हमने 3 निकाल लिया, हमारे बिंदु क्या प्राप्त हुए 3 और 0। अब हमने उस बिंदु को यहाँ पुट किया और एक लाइन खींच दी, और जो लाइन होती है वही हमारी समीकरण को बेटा दर्शाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सबने, नोट मिटा दूंगे, इसे मिटा दो। फिर हम आपके एक बुक का उदाहरण करते हैं, आपके बुक का उदाहरण करते हैं, है ना, तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। हैं, अब तो कहता हूँ सर ये हमको इधर उधर का उदाहरण मत करवा, हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। बेटा आप एग्जाम ओरिएंटेड मत रहिए, आप नॉलेज को गेन करिए। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाना, है ना। नॉलेज भी तो आना चाहिए आपको, एग्जाम में मार्क्स तो आ ही जाएंगे, नॉलेज भी तो आना चाहिए। अच्छा, एक उदाहरण है, पहला उदाहरण है, सभी लोग पढ़ेंगे बेटा। अपनी बुक खोल के बैठो, देखो क्या है। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। ठीक है, अखिला है, कोई लड़की है, कोई लड़की है। लड़की बेटा कुछ छोटी मोटी होती है, उनको क्या होता है, उनको गुड़िया लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा, गुड़िया लेना होता है। ठीक है, मम्मी से जिद करेंगी, मम्मी 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 मेले में चलो, मम्मी मेले में चलो, मुझे सुंदर सी गुड़िया लानी है। मम्मी बेचारी पिघल जाती है, बच्ची है, उसे कौन समझाए।
तो गुड़िया लेने वो चली गई। अखिला अपने गांव के एक मेले में गुड़िया लेने चली गई, ये समझ लो आप, ठीक है। वे एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। अब बच्चे, लड़की क्या होती है, लड़की बेटा चरखी, चरखी मतलब घुमाने वाली चरखी नहीं, चरखी की सवारी मतलब बेटा झूला, जो झूला इस तरह का होता है, झूला इस तरह का होता है बेटा, इस तरह का, वो गोल गोल घूमने वाला होता है झूला, इस तरह का जो बेटा झूला होता है गोल गोल घूमने वाला। यहाँ पर आपकी झूला झूलने वाली सीटें लगी होती हैं, इस तरह का जो झूला होता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल में झूला बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा। जो आपका इस तरह का झूला होता है, ठीक है, इस तरह गोल गोल घूमता है ना, इस तरह गोल गोल घूमता है, इस तरह गोल गोल घूमता है, ठीक है। ये झूला इस चरखी वाली की सवारी करना चाहती थी, वो झूले पर बैठना चाहती थी। कौन कौन? जो हमारी अखिला थी, ठीक है। वो मेले में गई और चरखी की सवारी करना चाहती थी। और हुपला, हुपला, हुपला क्या, सुनो, हुपला एक खेल है, हुपला, और हुपला वो खेलना चाहती है। अब बात आती है बेटा हुपला क्या होती है। हुपला बेटा आप लोगों भी नहीं खेला है, आप लोगों ने भी ये गेम खेला है, मैंने आपने देखा तो 100% होगा ये गेम, देखा तो आपने 100% होगा, भले कि आपने खेला ना हो पर देखा तो होगा। क्यों? आपने देखा होगा जो बेटा मेले में जाते हैं तो क्या होते हैं, वो अपने इस तरह से दो दो डंडे बांध के रखते हैं, दो डंडे बांध के रखते हैं, और अंदर बेटा एक खाट पर, बहुत बड़ी खाट खाट रखे रहते हैं, ये टेबल वगैरह बिछा रहते हैं, उस पर फ्रूटी रखी होती है, बिस्कुट रखे होते हैं, पैसे भी रखे होते हैं, सब चीज उस पर रखी होती है, बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, डिजाइन करके रखते हैं। और बेटा उसमें आपको एक कड़ा दे दिया जाता है। क्या? आपको एक कड़ा दे दिया जाता है, इस तरह से रिंग होती है, वो बहुत सारी रिंग दे दी जाती है, 10 की 6 रिंग मिलती है, कहीं कितनी मिलती है। उस रिंग को आपको फेंकना होता है, आपको उस रिंग को फेंकना होता है, ठीक है। आपकी रिंग जिस भी चीज पर पड़ जाएगी, आपकी रिंग जिस भी चीज को फंसा लेगी, ठीक है, वो चीज आपको दे दी जाएगी। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला बेटा? होपला क्या होता है? जब आप किसी मेले में जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं तो बेटा इस तरह के बांस के डंडे लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह बांस के डंडे लगे होते हैं, ठीक है। और अंदर, उसके अंदर क्या पड़े होते हैं बेटा? उसके अंदर यहाँ पर फ्रूटी रखी होती है, साबुन रखा होता है, पैसे रखे होते हैं, ठीक है, कोलगेट वगैरह है, कुछ खिलौना है, कुछ भी चीज अदर अदर चीजें रखी रहती है, ठीक है। आपको वो देंगे रिंग, आपको क्या देंगे? वो रिंग देंगे, इस तरह की, इस तरह की रिंग होती है, आपके हाथ में पकड़ा देंगे। आप कहेंगे कि आप इस पर फेंको, आप इस पर फेंको। जब आप इस पर फेंकते हैं ना, तो जिस चीज पर आपकी रिंग फंस गई, जैसे कि सपोज दैट कि आपकी रिंग इस वाले साबुन पर फंस गई, ये डेटोल का साबुन है, तो ये वाला साबुन आपको मिल जाए, ये वाला आपको साबुन मिल जाएगा। तो बेटा इस गेम को कहते हैं हुपला। क्या कहते हैं? हुपला गेम कहते हैं, कहते हैं। तो बेटा ये भी वो खेलना चाहती थी, इतना ये समझ में। सुनो, हुपला एक खेल है जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक बलय को फेंकते हैं, बलय मतलब वही रिंग को आप फेंकते हैं, ठीक है। और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर लेता है, पूरा बेटा गोल गोल हो जाता है, गोल गोल में फंस जाती है, तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? हुपला कहते हैं। खूब मेले में खेला जाता है गेम, खूब पैसे कमाते हैं वो लोग, इतनी जल्दी नहीं फंसता वो, ठीक है। खेलना चाहती है। जितनी जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, सुनो क्या बोल रहा है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने क्या बोला? यहां से क्वेश्चन अपना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों मेरे, ठीक है मेरे बच्चों, इतना आ गया समझ में? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? उसने क्या बोला बेटा? जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। जितनी बार, हमें नहीं पता भैया कितनी बार उसने सवारी की, पर हम तो मान लेंगे, हम तो सर मैथ वाले हैं, उसने एक्स बार सवारी करी। मैंने तो बोल दिया उसने एक्स बार सवारी करी, तो लिख लेंगे, तो लिख लेंगे फटाफट। उसने किसने बेटा? अखिला ने, ठीक है। हल करना स्टार्ट करेंगे, माना लिखेंगे, माना, हम तो मान लेते हैं, माना अखिला ने, माना अखिला ने, अखिला ने एक्स बार क्या किया बेटा? एक्स बार, माना अखिला ने एक्स बार चरखी की, चरखी की, चरखी की सवारी की। क्या बेटा? चरखी की सवारी, सवारी की, एक्स बार की, ठीक है। तथा, ये भी लिख लेंगे, तथा, तथा हुपला, तथा 22 बार क्या? तथा 22 बार हुपला खेल खेला, हुपला खेल खेला,
ठीक है, मैंने क्या बोला, वो बोल रहा है कि जितनी बार उसने चरखी की सवारी करी, जितनी बार मतलब हमने उसको मान लिया x बार चरखी की सवारी की, ठीक है। अब सुनना, बोला है उससे आधी बार हुपला खेल खेला, उससे आधी बार, मान लिया कि 22 बार हुपला खेला, 22 बार हुपला खेला, तो हम 22 बराबर कह सकते हैं ना, क्या बोल रहा है बेटा, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार, मतलब x/2, x का आधा बार क्या किया, हुपला खेला, x का आधा बार उसने हुपला खेला। तो हम बोल सकते हैं बेटा y बराबर x/2 बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि चरखी का बेटा आधी बार हुपला खेला, चरखी उसने x बार खेली, तो हुपला कितनी बार खेलेगा, x/2, तभी तो आधा हो जाएगा, ठीक है। और जो ये चीज है ये तो हमें क्वेश्चन में दिया ही है, ये चीज हमें बेटा क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, x को इधर भेज देते हैं, y को इधर, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा, x, क्या आ जाएगा हमारा, 2y बराबर x आ गया, ठीक है। इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1, क्या बोल देंगे इसको हम, समीकरण नंबर 1। ये हमारी एक समीकरण नंबर हो गई, हमारी एक समीकरण नंबर हो गई। अब सुनो आगे का क्वेश्चन पढ़ो। प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे तीन रुपया लगता है, प्रत्येक बार की, मतलब एक बार सवारी करने पर उसको 3 रुपया लगते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, एक बार की सवारी में, ठीक है, 3 रुपया लगते हैं, ठीक है, 3 रुपया लगते हैं हमारे कितनी बार सवारी में, एक सवारी में 3 रुपया लगते हैं एक सवारी में, ठीक है, एक सवारी में। अब क्या बोल रहा है आगे, अब क्या बोला है, तथा हुपला खेलने के लिए 4 खर्च करने पड़े। हुपला के लिए बेटा कितने लगते हैं, 4 रुपया लगते हैं हुपला के लिए, क्या एक बार हुपला के लिए, हुपला 3 रुपया एक सवारी के लिए लगते हैं, और बेटा 4 रुपया एक बार हुपला के लिए लगते हैं। इतना आ गया समझ। अब सुनो, हमें ये नहीं पता उसने कितनी सवारी करी, हमें ये नहीं पता है, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि बेटा कितनी उसने हुपला खेला, पर हमें इतना पता है कि बेटा 3 रुपया लगता है एक सवारी के लिए। पर हमने मार रखा है कि उसने बेटा कितनी बार सवारी करी होंगी, x बार। हमने मार रखा है कितनी बार बेटा उसने सवारी करी होंगी, x बार, तो x बार करी होगी। तो मान लेते हैं कि यदि बेटा एक सवारी के लिए 3 रुपया है, तो x सवारी के लिए कितना रुपया लगेगा, 3 ही रुपया लगेगा। कितना, 3 रुपया। हमने माना एक सवारी के लिए 3 रुपया लगता है, और उस सवारी को हमने क्या मान रखा है, 3 रुपया एक सवारी को हमने क्या मान रखा है, यहाँ पर x मान रखा है। तो हमने बोल दिया कि एक सवारी के लिए 3 रुपया लगता है, ठीक है, तो एक सवारी के लिए कितना लगेगा, 3x लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, प्लस, चलो अभी प्लस छोड़ो। अब एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपया लगता है, क्या बोला मैंने, एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपया लगता है, और हुपला उसने खेला कितनी बार, 22 बार खेला, हमें नहीं पता कितनी बार, हमने तो 22 मान रखा है, तो 22 बार खेला है, तो 22 बार हुपला खेलने के लिए कितना रुपया लगेगा, 4y लगेगा। कितना लगेगा, 4y लगेगा। इतना आ गया समझे, 4y लगेगा। अब सुनो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। अब क्या बोलना, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए, और ये टोटल हुपला और बेटा चरखी पर सवारी करने के लिए उसने टोटल कितने रुपया खर्च किए, टोटल उसने कितने रुपया खर्च किए, 20 रुपया खर्च किए। अब टोटल के लिए मैं इसे प्लस करना पड़ेगा, और बराबर इसके लिए कितने रुपया खर्च करें, 20 रुपया खर्च करें। कितने रुपया खर्च करे बच्चों, ये 20 रुपया खर्च करे। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। एक बार यहां से समझ लो, ठीक है। हमने सवारी को क्या माना, माना कि मैंने x बार चरखी की सवारी करी, ठीक है, x बार चरखी की सवारी करी, पर बेटा हमें पता है एक सवारी के लिए 3 रुपया, तो एक सवारी के लिए कितना, 3x, ठीक है। और 22 बार हुपला उसने खेला, 22 बार हुपला खेला, हमें पता है एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपया लगता है। मैंने क्या बोला बेटा, एक बार हुपला खेलने के लिए 4 रुपया लगता है, तो 22 बार हुपला खेलने के लिए कितना लगेगा, 4y लगेगा। सिंपल सी बात है, 4y लगेगा, ठीक है। इतना हमने लिख दिया, और टोटल उसके कितने खर्च हुए, 20 खर्च हुए। टोटल कितने खर्च हुए, 20। तो बेटा ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें से हम क्या करेंगे, सुनो। अब बेटा देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी ये इक्वेशन है 2y बराबर x 5 है, 2y बराबर x है ना,
ये हमारी है क्या, ये हमारी समीकरण है। इसमें हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 क्यों मानना, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो 2y बराबर 0, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -2। क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, अच्छा ये भी 0 हो जाएगा ना, क्या माना मैंने, हाँ हाँ सुनो बेटा, सुनो, y बराबर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इधर ये गुणे में, इधर नीचे जाके क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा। जब 0 को 2 में भाग करेंगे तो 0 ही तो आएगा, ठीक है, 0 तो ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसमें हमें बिंदु कितने प्राप्त हुए बेटा, बिंदु कितने प्राप्त हुए, x का भी कितना 0, y का भी कितना 0, ठीक है, एक बिंदु प्राप्त हो गया। अब बेटा हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को 0 रख लेते हैं। तो 2 इंटू 0 बराबर x, ठीक है, तो 0 और x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसमें भी हमारे बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, 0 0। बिंदु क्या प्राप्त हुआ बेटा, बिंदु कितने प्राप्त हुए, 0 0। इतना क्या समझ में, हमारे दो बिंदु प्राप्त हुए, वो भी कैसे 0 0, वो भी 0 0। पर बेटा हम दोनों में 0 0 प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दोनों में हमें 0 0 प्राप्त नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा 1 रख लेते हैं मान इस बार। हालांकि 0 भी रख सकते हैं, पर बेटा फिर गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। हम यहाँ पर 1 रख लेते हैं, y बराबर क्या रख लेते हैं, y बराबर 1 रख लेते हैं, ठीक है। यदि बेटा मैं y बराबर 1 रख दूं तो सुनो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बराबर x, ठीक है, और x बराबर 2। यहाँ पर 2 निकल आएगा x की वैल्यू। तो हमारे बिंदु क्या निकल आएंगे, बिंदु क्या निकल आएंगे, 2 और 1, 2 और 1 हमारे ये क्या हो गए, बिंदु निकल आए। ये हमने दो बिंदु निकाल लिए। अब इसी प्रकार बेटा इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि बेटा हम x का मान यहाँ पर, यदि मैं x का मान 0 रख दूं, ठीक है, यदि मैं x का मान 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4y बराबर 20, 0 हो जाएगा। 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/4, और 4 पंजे 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो हमारे बिंदु क्या निकल के आएंगे, बिंदु बराबर क्या निकल के आएंगे, 0 और 5। ये हमारे दो बिंदु निकल के आ जाएंगे। सभी बच्चे नोट करेंगे बिल्कुल मेरे साथ साथ। अब देखो बेटा, अब हम y बराबर मान लेते हैं 2। हमें मतलब ऐसी वैल्यू निकाल माननी है कि वो पॉइंट पे ना है, एक पूर्णांक का है, एक यहाँ पर पूर्णांक का है। यदि मैं y की वैल्यू 2 मान लू तो 3x प्लस 4 इंटू 2 बराबर में 20, 3x प्लस 4 दूनी 8, 20, 3x बराबर 20 माइनस 8, 3x बराबर 20 में से 8 गए 16, नहीं नहीं नहीं, 20 में से 8 गए 12 हुआ ना, 12, और x बराबर 12/3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 आई है। तो बेटा हमारे बिंदु क्या प्राप्त हुए, हमारे बिंदु क्या प्राप्त हुए, 4 और 2, 4 और 2, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे बेटा बिंदु प्राप्त हुए। तो ये तो हमने अभी बिंदु प्राप्त कर लिए। अभी हमने अपने ग्राफ की सामग्रियां इकट्ठी करनी। अब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अब हम ग्राफ को ड्रा करने वाले हैं। सभी इसको नोट करो, फिर हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, ठीक है। अब चलो बेटा, अब हम ग्राफ फटाफट इसको ड्रा कर लेते हैं। चलो अब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ सभी नोट किया करो, क्योंकि बेटा मैं यहां से मिटा देता हूं ना, तो आपकी कॉपी पे होना चाहिए, जिससे कि आप लोग देख देख के कॉपी से कर पाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप सुनो, ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। सभी वैल्यू बेटा हमें पॉजिटिव में दे रखी थी, आप देख सकते हैं, है ना। सभी वैल्यू हमें पॉजिटिव में दे रखी थी, तो हम पॉजिटिव वाला ग्राफ बना लेते हैं। देखो ठीक है, ये हमने बना लिया। 5 तक दे रखी थी, तो एक्स एक्सिस ये रहा हमारा, वाई एक्सिस ये रहा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमने रख ली। अब पहला पॉइंट हम दर्शाते हैं, जो ये वाला होता है तो 0 होता है। पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था 0 और 0, क्या था बेटा, 0 और 0। तो यहाँ पर भी 0 है और ये भी 0, एक्स का भी यहाँ पर 0 और वाई का भी 0 है।
तो यहाँ पर तो 0 0 हो गया। अब दूसरा हमारा क्या था, 2 और 1, कितना था, 2 और 1। अपनी कॉपी में देखो बेटा, 2x का था, 2x का था, और 1 किसका था बेटा, 1 किसका था, y का था। मैंने क्या बोला था, 2, अरे यहाँ पर नहीं करना ना, ये पॉइंट नहीं लगाना मुझे भी। 2x का बेटा है ना, और y का 1 है, 2x का है, 2x का है और y का 1 है। 2 1 और 2, यहाँ 2 और 1 यहाँ पर ठीक रहेगा। हाँ 2 2 और 1, ये हमें एक पॉइंट मिल गया, 2 और 1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं। यहाँ 0 0 यहाँ था और 2 और 1 यहाँ था। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, पहले यहाँ पर लिख लो 2 और 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन से ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, इसको इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो जो ये पॉइंट प्राप्त था, ये कितना था, 2 और 1 था, 2x का 1 और y का, इतना कर दिया। अब दूसरी इक्वेशन देखो हमारी, और जो इक्वेशन थी हमारी, ये वाली हमारी कौन सी इक्वेशन है, 2y बराबर x वाली इक्वेशन, ये हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। अब हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी बेटा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब उसमें से हमने पहले बिंदु क्या निकाले थे, 0 और 5, 0x का और y 5 का। यहाँ पर हमारा कौन सा बिंदु प्राप्त है, 0 और 5, ये हमारे बिंदु हमने दर्शा दिए। अब दूसरे बिंदु हमारे क्या थे, देखें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, 4 और 2, 4x के और 2 बेटा, 2 किसके, मतलब कि यहाँ पर कहीं भी प्राप्त होगा, 2 किसके बेटा, 4 और 2, 4 और 2, 2y के 4x के, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली लाइन से हम इसको कटा देंगे, ठीक है, ये वाली लाइन से हम इसको कटा देंगे। चले कटा दें, ये वाली लाइन से हमने इसको कटा दिया, ये वाली लाइन से हमने इसको कटा दिया, ठीक है। जो ये वाली हमारी इक्वेशन थी वो कौन सी थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये वाली हमारी इक्वेशन इस लाइन ने दर्शाई, और ये वाली इक्वेशन हमने 2y इक्वल टू x इस वाली लाइन ने दर्शा दी, ठीक है। ये वाला हमारा कौन सा था, 4 और 2। जो बेटा ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जो यहाँ पर एक कटाता है, एक्चुअली में उस क्वेश्चन का यही आंसर होता है, उस क्वेश्चन का यही आंसर होता है। ये वाला 4 क्या है बेटा, x है, और ये क्या है, ये y है। 4 क्या है, x है, और y क्या है, 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि अखिला ने x सवारी की, मतलब अखिला ने बेटा जो चरखी की सवारी की वो बेटा 4 बार की। कितनी बार की, 4 बार की। कितनी बार की उसने सवारी, इधर सुनो, देखो अभी कितना मजा आता है। सवारी की उसने 4 बार, और बेटा हुपला खेला उसने, हुपला खेला 2 बार, हुपला खेला 2 बार। कितनी बार खेला हुपला खेला 2 बार, ठीक है। जो ये वैल्यू निकल के आई ये x की, और जो ये वैल्यू निकल के आई है y की, ठीक है। x हमने क्या माना था कि अखिला ने बेटा x बार चरखी की, और हुपला को y मान रखा था, यानी कि y बार उसने चरखी हुपला खेला। अब सुनो, हमें पता था कि एक सवारी करने के 3 रुपया लगते हैं, एक सवारी करने की 3 रुपया लगते हैं। हमने सवारी को क्या मान रखता, x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 एकम 4, एक सवारी को 3 रुपया, तो 4 सवारी को 3 गुणे 4, 4 12, यानी कि कितने रुपया लगे, 12 रुपया लगे, ठीक है। आप देखो, और एक हुपला के 4 रुपया लगते थे, एक हुपला के 4 रुपया, हाँ 4 रुपया लगते थे, एक हुपला के 4 रुपया लगते थे। और उसने खेले कितने हुपला, 2, एक हुपला के 4 रुपया, ठीक है। तो 2 हुपला के कितने लगेंगे, 4 गुणे 2, यानी कि 8 रुपया। अब तुम, और उसने बेटा टोटल रुपया कितने खर्च करे थे, 20। अब बेटा 12 और 8 को जोड़ के देखो, 12 और 8 को जोड़ के देखो कितने हुए, 4 2 8, 10 का 0, हासिल लगाए 2, यानी कि कितने हुए, 20। और उसमें बताया गया भी है कि 20 रुपया उसने खर्च किए, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन पूरा सही है। हमारा क्वेश्चन बेटा पूरा सही है, आप लोग देख सकते हो, उसमें बताया भी गया था कि 20 रुपया उसने टोटल खर्च किए, और देख लो आप 20 रुपया उसके खर्च भी हो गए। तो बेटा ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, ये क्या था हमारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस ग्राफ का, सभी बच्चे बेटा इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि मेरे साथ साथ तो आप लिखते ही होंगे, ठीक है। फिर आज की क्लास को बच्चों में यहीं पे समाप्त करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना बेटा। हम इस नए चैप्टर को स्टार्ट किया है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम आपको बिल्कुल डेप्थ में लेकर समझाने की पूरी कोशिश
कर रहे हैं, ठीक है। और यार इस वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ। नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, बिल्कुल हल्ला मचा दो सब जगह, अपने ग्रुप पर डाल दो, मस्ती ग्रुप, स्टडी ग्रुप, अपने स्कूल वाले ग्रुप, हर जगह स्कूल वाले ग्रुप पर सब जगह फैला दो कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया, दो चर वाले रेखिक समीकरण, ये बिल्कुल मस्त से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चों को बता दो, और जो भी बच्चे हमारे साथ नए चैनल पर जुड़े हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। और आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो है हमारे चैनल पर बच्चे जुड़े हुए हैं, कि आप सभी बच्चों को बताओ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है इस चैनल पर बेटा कैसे पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।